हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। आज का विषय जो रहेगा वो शास्त्रीय भाषा से संबंधित है। हाल ही में 30 अक्टूबर को द हिंदू में छपा एक न्यूज़, जिसको लेकर के ये वीडियो बनाया है मैंने। और मैंने लिखा है, हाय रे बिहार सरकार। बिहार सरकार के प्रस्ताव के अभाव में मैथिली भाषा को शास्त्रीय दर्जा नहीं मिल सका। बेहद दुख की बात है। आप भी आगे अगर वीडियो को देखें, पहले तो इसमें हम लोग जानेंगे शास्त्रीय भाषा के बारे में, किसको किसको दर्जा मिला, कब से हुई शुरुआत, वो सारी चीज़ें जानेंगे। मैथिली भाषा को लेकर के भी उसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। और ये जो हाय रे बिहार सरकार मैंने लिखा है, ये मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, आप भी शायद इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको भी शायद दुख लग सकता है। तो ये अखबार में छपा था, द हिंदू में। मैथिली लैंग्वेज मिस्ड आउट ऑन क्लासिकल स्टेटस फॉर लैक ऑफ प्रपोजल फ्रॉम बिहार गवर्नमेंट। तो ये बहुत दुखद बात है। और इस तरह से सरकार को अगर मतलब क्या कहा जाए समझ में नहीं आता है। देखिए, यहाँ पब्लिश्ड है अक्टूबर 30, 2024 को, है ना। तो बहुत बड़ा नुकसान है। आप जानेंगे कि मैथिली भाषा अगर इसको क्लासिकल स्टेटस मिलता तो इससे मैथिली भाषा का जीर्णोद्धार होना था, इससे क्या क्या फायदा होना था, ये सारी चीज़ें आप भी जानेंगे। आपको भी बेहद दुख होने वाला है। आइए देखते हैं आगे हम लोग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को पहले से यह दर्जा प्राप्त है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति में केंद्रीय गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधि और साथ ही 4 से 5 भाषा विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता साहित्य अकादमी के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसे आप देख लीजिए। वर्ष 2004 में शुरू हुई थी। 2004 से इसकी शुरुआत हुई। केंद्र सरकार ने 2004 में शास्त्रीय भाषा की श्रेणी बनाई थी और सबसे पहले तमिल को यह दर्जा मिला था, तमिल भाषा को। इसके बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को क्रमशः शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली थी। भारत की भाषाई विविधता की पहचान और सम्मान करते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कुछ भारतीय भाषाओं की प्राचीन साहित्यिक परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। ये भाषा ऐसी भाषाएं नहीं हैं जो सिर्फ बोली जाती हों, बल्कि इनके लिपि भी उपलब्ध रहते हैं। शास्त्रीय भाषा कहते किसको हैं? शास्त्रीय भाषा ऐसी भाषा होती है जिनका कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो, साहित्य ग्रंथों एवं वक्ताओं की प्राचीन परंपरा हो और साहित्यिक परंपरा का उद्भव दूसरी भाषाओं से न हुआ हो। यानी ये किसी भाषा से नहीं निकला हुआ होना चाहिए। ठीक है, यह है आपको मैथिली भाषा के बारे में। ये त्रेता युग में मिथिला नरेश राजा जनक की राजभाषा थी। मैथिली इतिहास का प्राचीनतम भाषाओं में से एक मानी जाती है। 700 ईस्वी के आसपास इसमें रचनाएं की जाने लगी। विद्यापति मैथिली के आदि कवि और सर्वाधिक ज्ञाता कवि माने जाते हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा के कुछ आधिकारिक मानदंड, मतलब क्या क्या होना चाहिए। तो उस भाषा में लिखित आरंभिक ग्रंथों का इतिहास लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। संबंधित भाषा में प्राचीन साहित्य
ग्रंथों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसे उस भाषा को बोलने वाली पीढ़ियां अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार करती हो। उस भाषा की अपनी मौलिक साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए जो किसी अन्य भाषिक समुदाय द्वारा न ली गई हो। अगला है शास्त्रीय भाषा और उसका साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसलिए शास्त्रीय भाषा और उसके परिवर्ती रूपों में असमानता हो सकती है। तो ये शास्त्रीय भाषा दर्जा के लिए कुछ मानदंड सेट किए गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग मैथिली भाषा के बारे में। मैथिली को 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। 2003 में इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसे यूपीएससी परीक्षा में वैकल्पिक पेपर के रूप में शामिल किया गया है। आप अगर यूपीएससी परीक्षा दे रहे हो या लिखेंगे तो वैकल्पिक पेपर के रूप में आपको मैथिली भाषा भी मिलेगा। मार्च 2018 में मैथिली को झारखंड में दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है ना। झारखंड का दूसरा आधिकारिक भाषा मैथिली है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होने का लाभ, क्या क्या फायदे होते हैं? तो संबंधित भाषा से प्रतिष्ठित विद्वानों को प्रतिवर्ष 2 बड़े सम्मान देने की व्यवस्था है। 2 बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं। उस भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना, है ना, अलग अलग उस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों का स्थापना किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से आग्रह कर आरंभिक तौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संबंधित भाषा में विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिष्ठित शोधार्थियों के लिए शास्त्रीय भाषा की कुछ सीटें आरक्षित करवाना। यानी कि जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो यूजीसी रेगुलेट करती है, तो उस भाषा से संबंधित कुछ सीटें भी आरक्षित कराई जाती हैं पीएचडी करने वालों के लिए। तो ये सारी फायदे। मैथिली भाषा के बारे में और जाने हम लोग कि मिथिलाक्षर लिपि अथवा मिथिलाक्षर का प्रयोग लोग भारत के उत्तर बिहार एवं नेपाल के तराई क्षेत्र में मैथिली भाषा लिखने के लिए करते हैं। तो ये लिपि जो है इसका नाम है मिथिलाक्षर, ठीक है, या मिथिलाक्षरा। इसे मैथिली लिपि भी कहते हैं, वैदेही लिपि भी कहते हैं, या तिरहुता भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो मैथिली भाषा के लिपि के बारे में जानिए तो मिथिलाक्षर कहिए उसको, मैथिली लिपि कहिए उसको, वैदेही लिपि कहिए उसको, तिरहुता कहिए उसको, है ना, किसी भी नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय भाषाओं की सूची अभी तक 11 शास्त्रीय भाषा 2024 तक अनाउंस किए जा चुके हैं। सबसे पहले तमिल को मिला था 2004 में, उसके बाद संस्कृत को 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2014 में, और मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इन सब को इकट्ठे 2024 में शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल किया गया है। शास्त्रीय भाषाओं के प्रमुख संस्थान, तो संस्कृत के लिए है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में। तेलुगु और कन्नड़ के लिए जो संस्थान है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान में संबंधित भाषाओं में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र है। तमिल के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल जो कि चेन्नई में है। तो इन भाषाओं को प्रमोट करने के लिए ये सारे संस्थान हैं। अगर आप सीखना भी चाहे, जानना चाहे तो इन सारे संस्थाओं में संपर्क कर सकते हैं, या फिर इस भाषा में आगे आप पढ़ना चाहते, इससे डिग्री लेना चाहते, पीएचडी करना चाहते, तो ये सारे संस्थान आपको मदद कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही। बाकी आप इस न्यूज़ को देख करके, जान करके कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। हालांकि कहीं से अच्छा नहीं है,
चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।